हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार अखिलेश एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये है वन शॉट सीरीज क्लास 12th की, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं भौतिक विज्ञान में एक चैप्टर एक वीडियो में। उसी क्रम में आज अपना ये चौथा टॉपिक है संधारित्र तथा परावैद्युत, और इसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं इसी वीडियो में। और रिवीजन के तौर पर कवर करेंगे तो हम लोग लिखेंगे ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिर्फ समझने पर फोकस करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए तथा बीच बीच में वीडियो को सभी तक शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुरू किया जाए। आपका ये वन शॉट सीरीज है, एक ही वीडियो में सभी कंप्लीट करेंगे, तो शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा। आप सबको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो एक काम करिए, विस्तार से पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है क्लास 12th की, जिसमें कंप्लीट कोर्स विस्तार से करवाया गया है। आप लोग वहां से जाकर पूरे कोर्स को आसानी से पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। चलिए शुरू किया जाए। देखिए, टॉपिक का नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत। यह चौथा वीडियो है, 3 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं और भौतिक विज्ञान कक्षा 12 में वन शॉट सीरीज का ये वीडियो है। देखिए, सबसे पहले हमें संधारित्र और परावैद्युत को पढ़ने में हम लोग धारिता के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता। धारिता का मतलब क्या होता है? धारण करना। धारिता का मतलब क्या होता है? तो धारण करना होता है। तो किसी भी चालक में अगर ये किस चीज में धारण करेगा, बताइए क्या धारण करेगा? तो वैद्युत है तो मतलब आवेश धारण करेगा। तो कोई भी चालक जो होता है उसमें जो आवेश धारण करने की क्षमता होती है उसे ही चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। क्या बताएंगे? कि किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। धारिता का मतलब धारण करना, वैद्युत का मतलब आवेश। तो कोई भी चालक होगा तो उसमें आवेश धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। अथवा मान लीजिए किसी चालक को आवेश दिया जाता है। जब किसी चालक को आवेश देंगे तो उसका विभव बढ़ता है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव बढ़ने लगता है। यदि चालक को दिया गया आवेश, चालक को जो आवेश दिया जाता है वो क्यों हो और उस क्यों के कारण विभव में होने वाली वृद्धि v हो। यदि चालक को दिया गया आवेश क्यों हो और उस आवेश के कारण चालक के विभव में होने वाली वृद्धि v हो, तो C और V के अनुपात को, इसी आवेश के अनुपात को, आवेश और विभव के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत धारिता बराबर, वैद्युत धारिता C बराबर Q बाई V, यानी कि आवेश बटे विभव। Q बाई V मतलब आवेश बटे विभव। किसी भी चालक में आवेश धारण करने की क्षमता को, आवेश धारण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। यदि किसी चालक को दिया जाने वाला आवेश क्यों हो और उसके कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि भी हो, तो आवेश और विभव के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ऐसे हो जाएगा। देखिए, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। C बराबर Q बाई V, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है तो कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? और एक चीज और यहाँ आपको बताया गया कि किसी चालक को यदि आवेश दिया जाता है उसका विभव बढ़ने लगता है। चालक को दिए गए आवेश क्यों और उसके कारण विभव में होने वाली वृद्धि v के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है। बताइए समझ में आ जाए या नहीं? ये चीज समझ में आ गया? यदि किसी चालक के विभव में होने वाली वृद्धि चालक को दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। ये भी आपको याद रखना है कि चालक के जो विभव में वृद्धि होती है, चालक के विभव में जो वृद्धि होती है वो चालक को दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात Q बराबर हम कह सकते हैं CV और C बराबर Q बाई V। यहां से भी निकल कर आ जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। क्या बताना है? कि किसी भी चालक को दिए जाने वाला आवेश या चालक के विभव में होने वाली वृद्धि भी चालक को दिए गए आवेश Q के अनुक्रमानुपाती होती है। Q बराबर CV और C बराबर Q बाई V कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा। बताइए समझ में आया या नहीं? वैद्युत धारिता का कॉन्सेप्ट समझ में आया? यहाँ C एक अनुक्रमानुपाती नियतांक हो जाएगा जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। अभी तक आपको क्या बताया गया कि किसी भी चालक में आवेश धारण करने की क्षमता को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। आगे यदि किसी चालक को, देखिए
V किसी चालक को आवेश दिया जाता है उसका विभव बढ़ने लगता है। चालक को दिए गए आवेश Q और विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। इसे कूलाम प्रति वोल्ट इसका मात्रक हो जाएगा। इसे हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। और किसी चालक के विभव में होने वाली वृद्धि V चालक को दिए गए आवेश Q के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो C आ जाएगा। C क्या है? कांस्टेंट है और इसे ही चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। नोट इसके बारे में चलिए कुछ नोट पॉइंट जान लेते हैं। नोट पॉइंट जान लेते हैं। सबसे पहली बात आप ये याद रखिएगा कि जो धारिता है ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि? तो धारिता एक अदिश राशि है। नोट करते चलिएगा। रफ और पेन लेकर आप लोग बैठिएगा। आप ये बताएंगे कि जो वैद्युत धारिता होती है वो अदिश राशि होती है। और दूसरा पॉइंट देखिए, यदि किसी चालक को 1 वोल्ट के विभव देने से या 1 कूलाम का आवेश देने से उसके विभव में होने वाली वृद्धि 1 वोल्ट हो तो धारिता का मान कितना होगा? 1 फैराड। इसका दूसरा मात्रक फैराड भी होता है। इसका दूसरा मात्रक फैराड भी होता है। तो आप क्या बताएंगे? देखिए, यदि किसी चालक को 1 वोल्ट का विभव दिया जाए, 1 वोल्ट के विभव देने से तथा उसके आवेश में 1 कूलाम की वृद्धि, यानी कि ऐसे समझिए, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाए, 1 कूलाम आवेश दिया जाए तथा उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो धारिता का मान, जो धारिता होगी वो कितना हो जाएगी? तो धारिता C बराबर 1 फैराड हो जाएगी। समझ में आया? यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने से उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो रही हो तो चालक की धारिता कितनी होगी? तो चालक की धारिता आपकी हो जाएगी 1 फैराड। समझ में आया या नहीं? जल्दी से बताइए। अगले पॉइंट पर पढ़ा जाए। सबसे पहले आपको बताया गया कि जो धारिता होती है वो एक अदिश राशि है। जो धारिता होती है वो एक अदिश राशि है। और किसी चालक को यदि 1 कूलाम आवेश देने से उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो चालक की धारिता कितनी होगी? 1 फैराड होगी। और एक चीज याद रखिएगा, 1 माइक्रो फैराड बराबर 10 की घात -6। 1 माइक्रो फैराड बराबर 10 की घात -6 फैराड। 1 माइक्रो फैराड बराबर 10 की घात -6 फैराड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया? इसके बारे में आपको लिख लेना है। थोड़ा सा अब हम लोग बद्ध और मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर चर्चा कर लेते हैं कि बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। बद्ध इलेक्ट्रॉन तो वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं। बद्ध इलेक्ट्रॉन, बद्ध का मतलब होता है बंधा हुआ, और किससे बंधा होगा? नाभिक के साथ। तो आप क्या बताएंगे? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं, नाभिक से बंधे होंगे, तब इन्हें हम लोग क्या नाम देंगे? बद्ध इलेक्ट्रॉन। वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन किन्हें कहते हैं? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन किन्हें कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। वे सभी इलेक्ट्रॉन या परमाणु में उपस्थित वे सभी इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिकीय बल नहीं कार्य करता है, जिन पर नाभिकीय बल नहीं कार्य करता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यानी कि वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से दूर होते हैं तथा जिन पर नाभिकीय बल कार्य नहीं करता है और वे स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण कर सकते हैं अपनी कक्षा में या कहीं पर भी ये भ्रमण कर सकते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पहला बद्ध इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के परमाणु के नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे हुए होंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से दूर होते हैं, नाभिकीय बल नहीं कार्य कर सकता, ये स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण कर सकते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ नोट में आप ये बताएंगे कि किसी भी पदार्थ में जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन उतना अच्छा वैद्युत चालक। किसी भी पदार्थ में जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह पदार्थ उतना अच्छा वैद्युत का चालक होता है। किसी भी पदार्थ में जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह पदार्थ उतना अच्छा वैद्युत का चालक होता है। यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वैद्युत की चालकता पर डिपेंड कर रहा है। जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन उतना अच्छा वैद्युत चालक। आगे
परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ यानी कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं, यानी परावैद्युत पदार्थ। तो आप बताएंगे वे सभी पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं। इसमें क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नाभिक से बंधे होंगे, नाभिक से बंधे हुए ऐसे इलेक्ट्रॉनों को या ऐसे पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। वे सभी पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते एवं जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, अध्रुवीय, दूसरा ध्रुवीय। शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग भी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपकी परीक्षा के लिए। समझ लीजिए, परावैद्युत पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पर अध्रुवीय में बताएंगे वे सभी परावैद्युत पदार्थ जिनमें धनावेशित नाभिक, धनावेशित नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बिंदुवत होते हैं, एक दूसरे के बिंदुवत यानी कि बहुत पास पास होते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ किन्हें कहते हैं, तो आप बताएंगे वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो तो हो गया आपका, वे आप देखिए आपको बताया गया अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें धनावेशित नाभिक तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बिंदुवत होते हैं, उन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि जो एक दूसरे से धनावेशित नाभिक और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बिंदुवत होते हैं, जैसे प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक हो गया, और इसमें धनावेशित नाभिक, इसमें धनावेशित नाभिक तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, धनावेशित नाभिक और मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जब दूर दूर होते हैं तो ऐसे पदार्थों को ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे HCl हो गया आपका, कितना बताया गया, तो अध्रुवीय में धनावेशित नाभिक और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के समीप होंगे, अध्रुवीय में धनावेशित नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य देखिए, परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य, तो परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य किसे कहते हैं, आप बताएंगे कि धनावेशित इलेक्ट्रॉन और ये धनावेशित नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की वह अधिकतम दूरी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो देखिए, जब किसी भी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उनके धनायन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ने लगती है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र में इन दोनों के बीच की वह अधिकतम दूरी जहां तक ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अलग होने से बचाए रखते हैं, परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य कहलाती है। जैसे मान लीजिए किसी परावैद्युत पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखा गया तो धनायन और ऋणायन के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, वह अधिकतम दूरी जहां तक ये एक दूसरे को अलग होने से बचाए रखते हैं, परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य कहलाती है। और अगला है आपका भंजक विभवांतर, वह अधिकतम विभवांतर जिस पर परावैद्युत पदार्थ के धनायन एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। भंजक विभवांतर किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे वह अधिकतम विभवांतर बाह्य वैद्युत क्षेत्र में लगाया गया वह अधिकतम विभवांतर जिस पर परावैद्युत पदार्थ के धनायन और ऋणायन एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, भंजक विभवांतर कहलाता है। समझ में आया। विलगित गोलीय चालक, विलगित चालक क्या होता है, तो विलगित का मतलब होता है कि जिसका किसी से कोई संबंध ना हो, एक ऐसा चालक जिसका किसी भी चालक से कोई संबंध ना हो विलगित चालक कहलाता है। जैसे निर्वात में रखा गया कोई धातु का गोला हो तो उसे हम लोग बोलेंगे विलगित गोलीय चालक। विलगित चालक किसे कहते हैं, तो एक ऐसा चालक जिसका किसी बाह्य दूसरे चालक से कोई संबंध नहीं होता है, विलगित चालक कहलाता है। एक ऐसा चालक जिसका किसी दूसरे चालक से कोई संबंध नहीं होता है, विलगित चालक कहलाता है। चलिए विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र भी उत्पन्न करते हैं।
विलगित गोलीय चालक की धारिता। आपसे पूछा जाता है कि गोलीय चालक की धारिता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए या विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो लिखिएगा विलगित गोलीय चालक की धारिता। हम लोग मान लेंगे, माना ए त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक है। क्या मानेंगे? ए त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक है जो एक ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावैद्युतांक k है। इस चालक पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। माना कोई आर त्रिज्या ए त्रिज्या का विलगित गोलीय चालक है जिस पर एक ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावैद्युतांक k है तथा इस गोलीय चालक पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है। यानी कि विलगित गोलीय चालक को प्लस क्यू आवेश देंगे तो ये पूरे चालक पर फैल जाएगा। तो विलगित गोलीय चालक की सतह पर उत्पन्न विभव, सतह पर उत्पन्न विभव, कितना विभव उत्पन्न होगा? तो आप बताएंगे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K क्यू अपान R हो जाएगा, K क्यू अपान R। यदि गोलीय चालक की धारिता C हो, यदि धारिता, इस गोलीय चालक की धारिता क्या हो? C हो, तो अगर धारिता C होगी तो C बराबर क्यू बाई V होता है। V का मान रख दीजिए, C बराबर 1/1 ये क्यू अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K क्यू अपान A, यहाँ A हो जाएगा। तो आपका क्यू से क्यू कट गया, बचेगा कितना? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KA। ये आ गया विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KA, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा? फैरड। ये इतना क्या आ गया? विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KA फैरड हो गया। समझ में आया या नहीं? आप क्या बताएंगे? माना एक विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या A है, एक ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावैद्युतांक K है, और उसके बाद फिर क्या बताएंगे? इस विलगित गोलीय चालक की सतह पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है जो पूरे गोले पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। फिर दिया यदि विभव उत्पन्न इतना हो, धारिता इतनी हो, तो हम लोग रख देंगे, इसी में आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या क्या बताएंगे। यहाँ कहीं आवेश दिख रहा है तो नोट में आप बताएंगे तो विलगित गोलीय चालक की जो धारिता है वो आवेश पर डिपेंड नहीं करती है, और विलगित गोलीय चालक की धारिता विभव पर निर्भर नहीं करती है, और विलगित गोलीय चालक की धारिता निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुक्रमानुपाती, विलगित गोलीय चालक की धारिता माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती, विलगित गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। इतना आपको बताना है। आवेश पर निर्भर नहीं करेगी, विभव पर निर्भर नहीं करेगी, माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करेगी, निर्वात की वैद्युतशीलता पर निर्भर करेगी, और ये आपका क्या है? A है, तो विलगित गोलीय चालक की त्रिज्या पर भी निर्भर करती है। आगे बढ़ा जाए। चलिए हम लोग मानते हैं 1 फैरड की गोलीय चालक को, एक ऐसा चालक जिसकी धारिता 1 फैरड हो, हम लोग उसे कहीं पर रख सकते हैं। तो देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे? C बराबर आपका क्या हो जाता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए देखिए, आपको सूत्र क्या पता है? तो सूत्र आपका होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KA। कह रहा है 1 फैरड, C बराबर 1 आपका हो जाएगा यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KA, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KA। और आपको पता है इसका मान होता है 1/9 गुणे 10 की घात 9 गुणे A। यहाँ से हल करेंगे, A बराबर 9 गुणे 10 की घात 9, और आपका A त्रिज्या है तो क्या हो जाएगा? मीटर, अर्थात A बराबर कह सकते हैं 9 गुणे 10 की घात 6 किलोमीटर। इतने लंबे त्रिज्या के गोलीय चालक को आप कहाँ रख सकते हैं? बताइए, कहीं नहीं रख पाएंगे। तो आप ये कहते हैं कि 1 फैरड गोलीय चालक की धारिता को सामान्यतः कहीं पर भी नहीं रखा जा सकता है। और पृथ्वी को अगर हम लोग एक चालक मान ले तब धारिता कितनी होगी? तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के RE हो जाएगा। इसका मान होता है 1/9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। क्या मान लेंगे हम लोग? 6400 किलोमीटर, यानी कि 6.4 गुणे 10 की घात 6, 6.4 गुणे 10 की घात 6 हम लोग कह सकते हैं। इसको हल करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा? C बराबर हो जाएगा 6.4/9 गुणे 10 की घात 6 माइनस 9। हल करिए, इसको जब हल करेंगे तो आपका आ जाएगा C बराबर 0.0 आपका 9 ऊपर गया माइनस हो गया, 6.4 गुणे 10 की घात 6 सही है। ये आ जाएगा 0.771 गुणे 10 की घात माइनस 3, 771 गुणे 10 की घात माइनस 3, 0.711 गुणे 10 की घात माइनस 3, यानी इसे हम लोग कह सकते हैं 711 गुणे 10 की घात माइनस 6, और ये हो जाएगा C बराबर 711 माइक्रो
फैरड, यानी कि पृथ्वी को अगर एक चालक मान लिया जाए तो पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रोफैरड हो जाएगी। नोट कर लीजिए, पृथ्वी की धारिता कितनी हो जाएगी, 711 माइक्रोफैरड हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। संधारित्र पर चलते हैं। संधारित्र किसे कहते हैं, देखिए संधारित्र क्या होता है, तो आप बताएंगे कि जो संधारित्र है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें चालक का आकार बदले बिना अधिक से अधिक आवेश की मात्रा को क्या कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक का आकार बदले बिना चालक पर अधिक से अधिक आवेश संचित किया जा सकता है। यदि चालक को दिया जाने वाला आवेश Q और उसके कारण विभव में होने वाली वृद्धि भी हो तो संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V फैरड होती है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक का आकार बदले बिना अधिक से अधिक आवेश संचित किया जा सकता है। यदि चालक को दिया जाने वाला आवेश Q और उसके कारण विभव में होने वाली वृद्धि भी हो तो संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V फैरड हो जाएगी। चलिए समांतर प्लेट संधारित्र पर चर्चा करते हैं, इसकी धारिता निकालते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, तो आप यहाँ पर हमें डेरिवेशन करना है कि माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र X और Y प्लेटों से मिलकर बना है, जिनमें प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल या आवेश घनत्व होगा वो सिग्मा होगा और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A होगा एवं प्लेटों के बीच की दूरी D, इतना मानना पड़ेगा। माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र X और Y प्लेटों से मिलकर बना है, जिनमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A, क्षेत्रफल या आवेश घनत्व सिग्मा तथा दिया जाने वाला जो आवेश है इस पर एक समान रूप से प्लस Q और माइनस Q आवेश क्या है, वितरित है। प्लस Q और माइनस Q आवेश क्या है, वितरित है। एक समान रूप से प्लस Q माइनस Q आवेश वितरित है, इतना आपको बता देना है। और उसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग, चलिए निकालते हैं धारिता का व्यंजक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि जो कोई समांतर प्लेट संधारित्र था वो X और Y प्लेटों से मिलकर बना था, X और Y प्लेटों से मिलकर बना था। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A, क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व सिग्मा था और साथ ही साथ दोनों प्लेटों पर विपरीत आवेश एक समान रूप से वितरित था। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी थी, D थी। अब निकाला जाए, चलिए दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र बता दीजिए कितना होगा। दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जल्दी से बताइए। वैद्युत क्षेत्र को हम लोग किससे लिखते हैं, E बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट होगा। E बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। और घनत्व आपका जो क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा बराबर क्या होता है, किसी चालक को दिया जाने वाला आवेश और चालक का क्षेत्रफल। तो अतः यहाँ से E बराबर क्या निकल कर आ जाएगा बताइए, E बराबर Q अपान के एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया या नहीं। क्योंकि E बराबर क्या होता है फार्मूला VD, तो V बराबर आपका क्या हो जाएगा ED। मान रख दीजिए E के स्थान पर E और उसके बाद E के स्थान पर ये वाला आ जाएगा Q अपान के एप्सिलॉन नॉट और उसके साथ साथ ये वाला देखिए V के E आ गया और बगल में D हो गया। इतना समझ में आ गया। Q अपान A आपने यहाँ पर सिग्मा रखा था देखिए, तो आपका ये आ गया। यदि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C हो तो C बराबर Q/V होता है। V का मान रखिए तो Q/, ये आपका हो जाएगा V के स्थान पर QD अपान के एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कट गया, C बराबर आ गया के एप्सिलॉन नॉट अपान D फैरड, के एप्सिलॉन नॉट अपान D फैरड आ गया। ये समझ में आया या नहीं बताइए, के एप्सिलॉन नॉट अपान D फैरड हो गया। मान रखना था, आसान था। उसके बाद फिर चलिए अब हम इस पर कुछ चीजें देखते हैं। निर्भर कर रहा है किन किन चीजों पर, आवेश है नहीं है तो बताएंगे आवेश पर निर्भर नहीं है, विभव है नहीं है तो विभव पर निर्भर नहीं है, और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती। इन 5 चीजों पर संधारित्र की धारिता निर्भर करती है जब आपका समांतर प्लेट संधारित्र लिया गया हो। समझ में आया या नहीं जल्दी से बताइए। ये समझ में आ गया या नहीं। सी प्रोपोर्शनल यानी किसी आवेश पर निर्भर नहीं है, सी वी पर निर्भर नहीं है, क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती और साथ ही साथ माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपको नोट कर लीजिए। समझ में आ गया या नहीं जल्दी से बताइए, ये समझ में आ गया या नहीं। अब इसमें देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए, एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिए।
यहाँ पर आपको फार्मूला तो प्राप्त हो गया, लेकिन आप यहाँ पर एक नोट पॉइंट बताएंगे कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो प्रेरण के कारण उन प्लेटों पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। यहाँ कोई परावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो प्रेरण के कारण प्लेटों पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब घटेगी तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। कब? जब यहाँ बीच में संधारित्र के बीच में कोई क्या रखा जाए, परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है। जब संधारित्र के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो धारिता आपकी क्या होती है, बढ़ जाती है, और उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, घट जाती है। इसको भी आपको याद करके रखना है कि जब हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो प्रेरण के कारण प्लेटों पर विपरीत आवेश आ जाता है, जिसके कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है और ये धारिता का क्या होगी, आपकी बढ़ जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं? रिवीजन में आप लोगों को ऐसे ही करवाया जाएगा, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। आगे देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा गया हो। मान लेंगे कि कोई समांतर प्लेट संधारित्र एक्स और वाई प्लेटों से मिलकर बना है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व सिग्मा, और एक ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावैद्युतांक के, या मान लीजिए कि के परावैद्युतांक का एक परावैद्युत पदार्थ संधारित्र की प्लेटों के बीच में रख दिया जाता है। तो अब हमें धारिता ज्ञात करनी है। पूरे प्लेट की दूरी कितनी थी, डी थी आपकी, तो ये आपकी अब बचेगी, ये इसकी दूरी आप मान लीजिए आर है या फिर टी है मान लीजिए, तो ये पूरी दूरी कितना बचेगी, डी माइनस टी, यानी वायु की दूरी कितनी हो गई, तो डी माइनस टी। समझ में आ गया या नहीं, जल्दी से बताइए। प्लेटों के बीच वायु की दूरी यहाँ लिखेंगे, प्लेटों के बीच वायु की दूरी बराबर डी माइनस टी। तो वायु में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E1। वायु में वैद्युत क्षेत्र E1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, बताइए, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, या फिर E1 बराबर आप कह सकते हैं क्यों अपान ए एप्सिलॉन नॉट, क्यों अपान ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब वायु में विभवांतर कितना होगा, वायु में विभवांतर कितना हो जाएगा, तो V बराबर ई डी माइनस टी। ई का मान यहाँ से रख दीजिए, तो V बराबर आपका आ जाएगा क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी हो जाएगा, क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। समझ में आ गया। अब क्या बताएंगे, प्लेट के बीच परावैद्युत की दूरी कितनी है, प्लेट के बीच परावैद्युत की दूरी, प्लेट के बीच परावैद्युत की दूरी कितनी है, तो आप बताएंगे टी है दूरी। और उसके बाद यहाँ उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो वैद्युत क्षेत्र E2 बराबर क्या हो जाता है, देखिए सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद क्यों अपान के ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यदि विभवांतर यहाँ बताएंगे, प्लेट पर विभवांतर, प्लेट विभवांतर कितना होगा, तो आपका हो जाएगा V बराबर ईडी। V बराबर क्या हो जाएगा, ईडी हो जाएगा, ई डी। V बराबर कितना हो जाएगा, प्लेट के बीच जो विभवांतर आपका आएगा वो हो जाएगा आपका E2T। E2 का मान रखिए कितना है, तो क्यों अपान के एप्सिलॉन नॉट टी। समझ में आ गया, के एप्सिलॉन नॉट अपान टी। अब परिणामी विभवांतर इसके आगे निकालते हैं यहाँ से, V1 प्लस V2। V1 का मान कितना है, ये है V1 का मान, ये V2 का मान, ये V1 का मान है क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, और प्लस V2 का मान है क्यों टी अपान के एप्सिलॉन नॉट। कुछ कॉमन होगा, क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा डी माइनस टी और प्लस टी अपान के, इतना बच गया। ये विभवांतर का फार्मूला है। अब आगे आपको क्या बताना है, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C हो तो C बराबर क्यू बाई वी से आप V का मान रखेंगे क्यू बाई, ये आपका आ जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, और उसके बाद प्लस टी बटे के। क्यू से क्यों आपका कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, और के साथ में ऊपर यहाँ पर आपका देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो C बराबर जो फार्मूला निकल कर आएगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी प्लस टी बटे के हो जाएगा। ये
फैराड आपका आ गया। ये आपका है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है। तो जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो धारिता ये आती है। अब आगे चलिए, इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ चलते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं बताइए। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं केस नंबर 1। जब प्लेटों के बीच क्या किया जाए, परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा गया होता है तो आपको बताया गया धारिता कितनी है, TC बराबर है एप्सिलॉन नॉट अपान D। जब क्या किया जाए, प्लेटों के बीच संपूर्ण आयतन में T बराबर D कर दिया जाए, यानी कि जितना खाली स्थान था सब में क्या भर दिया जाए, परावैद्युत पदार्थ, तो धारिता हो जाएगी K एप्सिलॉन नॉट अपान D। और तीसरा ये हो सकता है कि जब प्लेटों के बीच T मोटाई की कोई धातु की प्लेट रख दी जाए, T मोटाई की कोई धातु की प्लेट हो तो उसके लिए जब T मोटाई की धातु लेंगे, धातु के लिए K बराबर क्या होता है, अनंत, तो आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस T आपका आ जाएगा, धारिता इतनी आ जाएगी। और चौथा, अगर कई सारे प्लेट, छोटे छोटे प्लेटों से संधारित्र को भर दिया जाए तो फार्मूला होगा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस ब्रैकेट में T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश डैश Tn, और उसके बाद प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 प्लस डैश डैश Tn अपान Kn हो जाएगा। चलिए इस चीज को नोट करिए, ये समझ में आ गया या नहीं जल्दी से बताइए। अब चलिए आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा देखते हैं। आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा